बैटल थ्रू दी हेवंस के एक और मजेदार से एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जियान ने हेवनली फ्लेम का चक्कर निपटा के उस मैजिकल बीस्ट के जेड बोन बिंग्स को रिफाइन करने का डिसीजन लिया था, लेकिन उसके सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये था कि उन बोन बिंग्स से उस मैजिकल बीस्ट के ऑरे को रिमूव करना होगा, जिस वजह से एंटर कर जाता है जियान उसके इनर वर्ल्ड में। अब शुरुआत में तो वहाँ पे जियान की हालत खराब हो गई थी। जब जियान एक बार अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करता है तो लगता है उसके लक ने एकदम 360 डिग्री चेंज मार लिया था, क्योंकि जो ग्रे कलर की एनर्जी उसे परेशान कर रही थी अब वही जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। साथ ही में इस रिफाइनमेंट के साथ जियान उस ऑरी को भी रिमूव कर देता है और इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं जियान को अपनी आंखें खोलते हुए। हम इस समय जियान की आंखों में एक चमक को देख सकते हैं। क्लियरली उसकी बॉडी पे कोई भी एग्जॉस्शन का साइन नहीं था, क्योंकि जियान ने उस रेमिनेंट ऑरे को सॉलो करके अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लिया था, जिससे जियान की वो थकी हुई बॉडी अब एनर्जी से भर चुकी थी। तभी जियान का ध्यान जाता है साइड में रखे जेड बोन बिंग्स की तरफ। जब जियान के द्वारा ये बचा हुआ रेमिनेंट ऑरा रिफाइन कर लिया जाता है तो अब ये जेड बोन बिंग्स और भी ज्यादा क्लियर हो गए थे। साथ में इनमें जो पहले वॉलेंट ऑरा लीक होता था अब वो भी काफी ज्यादा कम हो चुका था। क्लियरली जियान की रिफाइनमेंट काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही है। जियान जब एक इशारा करता है तो वो बोन बिंग्स उसके पास आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं जियान को उसे कांटेक्ट करते हुए। जियान के उन बोन बिंग्स को टच करने के बाद एक वार्म फीलिंग फैल जाती है। खैर इस चीज को एंजॉय करते हुए जियान उसके साथ थोड़ी देर तक और खेलता रहता है। जब जियान ने जेड बोन बिंग्स को अपनी आंखों में बसा लिया था तो हम देखते हैं जियान को अपनी चुटकी बजाते हुए, जिससे जियान की बॉडी में से काफी खतरनाक लेवल की ग्रीन कलर की फ्लेम बाहर आने लगती है और अब ये जियान की बॉडी के सामने आके एक क्लस्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। जब जियान अपनी हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है तो अब बारी थी इन जेड बोन बिंग्स की रिफाइनमेंट की। हम देखते हैं जियान को इन जेड बोन बिंग्स को अपनी हेवनली फ्लेम में फेंकते हुए, और जब ये हेवनली फ्लेम इन विंग्स से कांटेक्ट करती है तो हम सुनते हैं एक पफ जैसा साउंड। और अब जियान की इच्छा के अनुसार इस फ्लेम का टेम्परेचर भी बहुत तेजी से हाई होने लगा था, जिससे ये पूरा का पूरा रूम एक फर्नेस की तरह बन जाता है। इन जेड बोन बिंग्स को ग्रिल करते टाइम जियान की आंखें कहीं भी मूव नहीं कर रही थी। जैसे जैसे जियान इस फ्लेम का टेम्परेचर इंक्रीज करता है हम इन जेड बोन बिंग्स में से कुछ ग्रे कलर की एयर को बाहर आते हुए देखते हैं, जो कि चीची साउंड के साथ इस ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से रिफाइन होती जा रही थी। जियान इस ग्रे कलर की हवा को देख के कहता है कि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि इतने रिफाइनमेंट के बाद भी अभी ये हवा बची हुई है। लगता है इसने अपने आप को काफी डीपली हाइड कर रखा था। जियान इस एनर्जी को वेपराइज होते हुए देख अपना सिर लाता है, क्योंकि ये एनर्जी जियान के लिए थोड़ी सी यूजफुल होती। खैर ऐसा फील करने के बाद भी जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। अब वो अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को कंट्रोल करके उसका टेम्परेचर और भी तेजी से बढ़ाता जा रहा था। एक मोमेंट के बाद जब जियान की हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ग्रे कलर की हवा काफी स्लोली एमिट हो रही थी। धीरे धीरे करके वो कंडीशन आ जाती है जब 2 या 3 मिनट के बाद बस एक ऐसा एनर्जी थ्रेड रिलीज होता था। क्लियरली जियान के इस ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम की रिफाइनमेंट की वजह से इन जेड बोन बिंग्स का हिडन ऑरा पूरी तरीके से रिफाइन होता जा रहा है। जियान की ये गर्लिंग करीब 1 घंटे तक चलती रहती है। जब जियान कोई ऐसी और एनर्जी को नहीं देखता है तो हम देखते हैं उसे गहरी सांस लेते हुए। जब जियान का ये रिमूवल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो वो अपनी हेवनली फ्लेम को विड्रॉ नहीं करता, बल्कि वो अपने इस टेम्परेचर को लगातार मेंटेन करता रहता है, जिससे इन जेड बोन बिंग्स की पूरी तरीके से रिफाइनमेंट चलती रहे। जियान की ये गर्लिंग करीब 2 घंटे तक और चलती है। 2 घंटे के बाद फाइनली जो जेड बिंग्स पूरी तरीके से साइलेंट थे अब उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन दिखाई देने लगता है। अगर हम ध्यान देखें तो इन जेड बोन बिंग्स की सरफेस पे एक जेड कलर का ड्रॉपलेट आ गया था, पर सीन ये था कि जियान के हेवनली फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से ये जेड लिक्विड बीट बिल्कुल डिसअपीयर नहीं होता है, बल्कि वो इन हड्डियों के ऊपर बैठ के आराम से विगल कर रहा था। अब शायद इस पहले जेड लिक्विड ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था, क्योंकि इस बोन मैरो में से और भी ऐसे लिक्विड बाहर आने लगते हैं जो कि ट्रिकलिंग साउंड के साथ जमीन पे टपकने लगे थे, जिसके बाद ये मैटर चलता रहता है करीब आधे घंटे तक। अभी जमीन पे आधा इंच गहरा एक पूल सा क्रिएट हो गया था जिसमें ये जेड लिक्विड भरा हुआ था। वहीं पे जेड बोन बिंग्स का साइज भी आधे से कम हो चुका है। खैर इन जेड बोन बिंग्स की इस ट्रांसफॉर्मेशन को जियान को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वो एक काम रिएक्शन के साथ अपनी हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर मेंटेन करता रहता है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर का इंक्रीज या फिर डिक्रीज एक अलग रिएक्शन दिखा सकता है। अब जैसे जैसे टाइम आगे जाता है इन जेड बोन बिंग्स का साइज और भी ज्यादा कम होता जा रहा था, और दूसरी तरफ जमीन पे वो जेड लिक्विड और भी ज्यादा बढ़ने के साथ काफी डेंस भी हो गया था। तभी इस रूम में एक टैप वाला साउंड सुनाई देता है। इस आवाज को सुन के जियान ने भी अपनी आंखें खोल ली थी। जब जियान अपने चारों तरफ देखता है तो वो जेड बोन बिंग्स उसके सामने से पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गए थे, जिसे रिप्लेस कर चुका था वो जेड लिक्विड। वहीं पे ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से हम इस जेड लिक्विड में छोटे छोटे बबल्स को आते हुए देख सकते हैं। जब ये बबल्स फूटते थे तो इनमें से एक स्ट्रेंज एनर्जी रिलीज होती थी। जब जियान इस लिक्विड के पूल को ऑब्जर्व करता है तो हम देखते हैं उसके फेस पे एक स्माइल को, क्योंकि जियान को इन बोन बिंग्स को रिफाइन करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी और टाइम लगा था। अगर जियान के पास ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम नहीं होती तो शायद इन हड्डियों को रिफाइन करने के लिए जियान को करीब 20 गुना टाइम और लगता। जियान के एक ख्याल से उसकी हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है। वहीं पे जियान का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा सोलम हो गया था। जैसे ही वो अपने हाथ को फ्लिप करता है हम देखते हैं 10 सिल्वर कलर की हड्डियों को अपीयर होते हुए, जिन्हें जियान अपनी हेवनली
हेवनली फ्लेम की तरफ फेंक देता है। तभी हमें सुनाई देते हैं हल्के से थंडर जैसे साउंड और वो सिल्वर कलर की हड्डियां भी एक पाउडर में कन्वर्ट हो गई थी। जियान के एक इशारे पे ये पाउडर उस जेड लिक्विड के ऊपर स्कैटर हो जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये हड्डियां कौन सी थी। तो ये हड्डियां थी एक सिल्वर एफिनिटी के लाइटनिंग बीस्ट की। इन हड्डियों की सरफेस लाइटनिंग एफिनिटी की एनर्जी से भरी हुई थी, जिसे अभी स्कैटर होना बाकी था। अभी जियान जो 9 फ्लाइंग विंग्स को रिफाइन कर रहा है, इन हड्डियों के पाउडर को उसमें मिक्स होना था। क्योंकि जियान कभी थंडर स्टॉर्म का सामना करता है तो जियान की ये विंग्स उससे एक रेजोनेंस कर पाएंगे और उस लाइटनिंग एफिनिटी की एनर्जी से जियान की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। हम देखते हैं जियान को अपनी स्टोरी रिंग से कुछ अजीब अजीब से आइटम्स को बाहर निकालते हुए। इनमें से कई पंख थे तो कुछ स्पाइक्स जैसी हड्डियां थी। वहीं पे हम कुछ अजीब से आकार वाले विंग्स को भी देख सकते हैं। लेकिन सारी की सारी चीजों में एक चीज बहुत कॉमन थी, क्योंकि ये किसी न किसी टाइप की एनर्जी को कंटेन करते थे। अब भले ही जो एनर्जी ये कंटेन करते थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन जियान के फ्लाइंग विंग्स में ऐड करने से इनकी एबिलिटी एकदम कंबाइन हो जाएगी। अभी जियान इस जेड कलर के लिक्विड को काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि इस लिक्विड का रंग थोड़ा सा चेंज हो चुका है। वो एक गहरी सी सांस लेने के बाद अपनी हैंड सील्स को चेंज करना शुरू कर देता है, जिससे जियान की ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया था। एक स्पेसिफिक डिग्री का टेम्परेचर अचीव करने के बाद जियान अपनी फ्लेम का टेम्परेचर भी डिक्रीज करना बंद कर देता है। अब इसका टेम्परेचर ऐसा बचा हुआ था जिसपे किसी खाने की चीज को ग्रिल किया जाता है। इस वार्म टेम्परेचर को अचीव करने के बाद जियान भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं जियान को अपनी आंखें बंद करते हुए। जियान ने यहाँ पे कुछ नई पिल्स को भी रिफाइन किया था। एक बार ये समय स्मूथली चला जाता है तो जियान इन स्काईवर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स को रिफाइन करने के फाइनल प्रोसेस में एंटर कर जाएगा। अगले कुछ समय के लिए जियान का ये रूम पूरी तरीके से साइलेंट रहता है। हमें कभी फ्लेम की इंक्रीज होने की आवाज सुनाई देती थी तो हम कभी उन बबल्स को फूटते हुए सुन सकते थे। और जियान का ये प्रोसेस करीब 2 दिन और 2 रात तक चलता रहता है। इस चीज को रियलाइज करके जियान काफी सरप्राइज फील कर रहा था। अच्छी बात यह है कि जियान इस सब के लिए पहले ही प्रिपेयर करके आया है। इस प्रोसेस के बीच में जियान ने एडलर सूचियान को भी इन्फॉर्म कर दिया था, जिससे बाकी के लोग जियान को बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करें। और खैर ऐसा होता भी है, क्योंकि जियान की रिक्वेस्ट थी कि ये एरिया पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। 2 दिन और 2 रात के बाद हम देखते हैं जियान को अपनी आंखें खोलते हुए। पहली चीज जो उसकी आंखों के सामने आई थी वो थी उसकी ग्रीन कलर की फ्लेम। इस जलती हुई फ्लेम के अंदर एक जेड कलर का लिक्विड फ्लो कर रहा था और अभी इतना ज्यादा थिक हो चुका है कि हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये सॉलिड हो जाए। जियान कहता है इसे और ग्रिल करने पे ये शायद एक जेड रॉक के क्लस्टर में चेंज हो जाएगा। वो पूरी तरीके से रिलैक्स होने के बाद अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज करना शुरू कर देता है, जो कि धीरे धीरे उस फ्लेम के अंदर एंटर करने लगी थी। जिसके बाद जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंटर करती है सीधा उस जेड लिक्विड में। जैसे ही एनर्जी इसके अंदर एंटर करी थी, ये जेड लिक्विड अचानक से तेजी से हिलने लगता है। ये इस तरीके से विगल कर रहा था जैसे इसकी खुद की कोई लाइफ फोर्स हो। दूर से ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल बड़ा सा हाथ उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। इस लिक्विड की ये विगलिंग प्रोसेस करीब आधे घंटे तक चलती रहती है, जिसके बाद ये बदल चुका था 10 फुट बड़े बोन विंग्स में। हम इन विंग्स के अराउंड एक लाइटनिंग एनर्जी को रिवॉल्व करते हुए देख सकते हैं, जिस वजह से इसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा पिक्यूलियर लग रही थी। अगर जियान इन विंग्स का यूज करता है बाहर जाने के लिए तो सच में ये कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। जैसे ही वो जेड लिक्विड इन विंग्स में ट्रांसफॉर्म होता है, जियान का चेहरा एकदम एक्साइटमेंट से भर गया था। जियान एक गहरी सी सांस लेने के बाद अपनी इस हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता है। इसका टेम्परेचर बस कुछ मिनट्स के लिए इंक्रीज हुआ था, जिसके बाद ये ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है। और जब जियान की हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी में वापस आई थी तो ये बड़ी सी बोन विंग्स बस एक हाथ के बराबर रह गए थे। इस समय ये मिनिएचर बोन विंग्स जियान के सामने फ्लोट कर रहे होते हैं। इन्हें देख के जो जियान ग्रेटिफिकेशन फील कर रहा था, ओहो। खैर जियान अपनी फिंगर को बाइट करने के बाद थोड़ा सा खून उसके ऊपर ड्रॉप करता है। जियान के खून का ड्रॉप इन विंग्स के ऊपर गिरा ही था। हम देखते इन्हें अचानक से अब्सॉर्ब करते हुए। इसके तुरंत ही बाद ही काफी इंटेंसली ग्लो करने लगे थे और एक सो साउंड के साथ ही जियान की तरफ शूट हो जाते हैं। अभी जियान अपने दोनों कंधों में काफी तेजी से पेन फील करता है। ये दर्द बस कुछ सेकंड्स तक लास्ट हुआ था, क्योंकि उसके बाद जियान को वो मिल गया था, जिसकी वजह से जियान ने इतनी ज्यादा उछल कूद मचाई। हम जियान के कंधों पे पेयर ऑफ विंग्स को अपीयर होता हुआ देखते हैं। अगर हम इनके रंग की बात करें तो ये पेल पर्पल कलर के थे। इस नई फीलिंग को फील करके जियान काफी तेजी से हंसने लगा था। शुरुआत में जियान ने भी ये नहीं सोचा था कि जब ये विंग्स उससे कनेक्ट होंगे तो उसे इतना ज्यादा दर्द को सहन करना होगा। ये विंग्स इतने ज्यादा ओवरबियरिंग थे कि जैसे ये जियान की बॉडी में एंटर करते हैं, इन्होंने जियान के पर्पल क्लाउड विंग्स को फटाक से लात मार के बाहर निकाल दिया था। जियान कहता ये तो सच में बहुत ज्यादा घमंडी विंग्स हैं। ऑफ कोर्स जियान को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उसके एक ख्याल के साथ ही हमें एक चीज लास्ट साउंड सा सुनाई देता है। हम जियान के कंधों से ग्लो को बाहर आते हुए देखते हैं। तुरंत ये ग्लो इन पेयर ऑफ विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जैसे जियान अपने इन विंग्स को फ्लैप करता है, वो फील कर पा रहा था कि उसके आसपास की विंड एनर्जी काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। इस चीज को फील करके तो जियान के मुंह से लार बाहर आ गई थी। जियान कहता है सच में मैंने एक बहुत बड़े ट्रेजर को रिफाइन किया है। अब भले ये विंग्स पूरी तरीके से एरोगेंस से भरे हों, लेकिन उनके पास ये एबिलिटीज भी थी। जैसे जियान ने अपने विंग्स को फ्लैप किया था, हम एक विस्लिंग साउंड को भी सुन सकते हैं। इतनी सारी एनर्जी को देख के जियान काफी ज्यादा प्लीज फील कर रहा था। अब क्योंकि जियान यहाँ पे डेमो नहीं दे रहा है तो ये बड़ी से विंग्स दोबारा से श्रंक होना शुरू हो जाते हैं। फाइनली ये 2 पतली सी लाइंस बनके जियान की बॉडी में डिसअपीयर हो गए थे। इन स्काईवर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स
उसकी एबिलिटीज को देख के जियान कहता है कि सच में उस गोल्ड गीस एक्ट ने सिर्फ अपने लक पे रिलाय नहीं किया था, बल्कि वो इस मिस्टीरियस स्काईवर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स का यूज करके इस एम्पायर का ओवरलॉर्ड बना था। खासकर जब किसी को अपनी जान बचा के भागना हो तो फिर ये टेक्निक सच में सबसे बेस्ट थी। अगर वो येलोटियन जंगल में मंगल नहीं कर रहा होता तो शायद क्वीन मेडुसा भी उसे पकड़ नहीं पाती। इन बोन विंग्स के रिफाइन होने के साथ ही जियान को एक नई गारंटी मिल गई है। अगर जियान को फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सपर्ट मिलता है जिसे वो हरा नहीं पा रहा हो तो कम से कम अपनी जान बचा के तो भाग ही सकता है, क्योंकि अब जियान की स्पीड भी एक दोजोंग लेवल के फाइटर से कंपेरेबल है। जियान एक रिलीव्ड स्माइल के साथ उस डोर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे जियान इस दरवाजे को खोलता है हम देखते हैं उसके फेस पे एक सनलाइट की ग्लेयर को आते हुए। इस वजह से जियान अपनी आंखें नैरो करके आगे बढ़ने लगा था। तभी हमें सुनाई देती एक फीमेल की आवाज। वो कहती तुम फाइनली बाहर आ गए हो। ये आवाज जियान के सामने से छोटे से कोर्टयार्ड में से आ रही थी। अब ऑफ कोर्स इतनी क्यूट सी आवाज हमारी लिटिल फेई डॉक्टर के अलावा किसकी हो सकती थी। हाँ, जिया को भी ऐड कर लो उसमें। लिटिल फेई डॉक्टर को देख के जियान भी खुश हो गया था। जियान पूछता है तुम्हें इनर एकेडमी में कैसा लग रहा है, क्या तुम यहाँ के एटमोस्फियर को एंजॉय कर रही हो। इसका रिप्लाई करते हुए लिटिल फेई डॉक्टर हाँ बोल देती है। वो कहती है इस तरीके के एटमोस्फियर को मैंने पहले एंजॉय नहीं किया है, लेकिन ये मुझे पसंद आ रहा है। जियान लिटिल फेई डॉक्टर की इस आवाज में थोड़ी सी सैडनेस को फील कर पा रहा था। वो जानता था कि जब से लिटिल फेई डॉक्टर छोटी थी तब से जिंदगी ने उसके कई इम्तिहान लिए हैं। अगर वो अपने बचपन से इस जानन एकेडमी में आ जाती तो शायद उसका ये कैरेक्टर भी इतना ज्यादा एसेंट्रिक नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली इस वोफुल पॉइजन बॉडी ने लिटिल फेई डॉक्टर की लाइफ काफी लोनलीनेस से भर दी है। खैर इस डिप्रेसिव एटमोस्फियर को सही करने की वजह से जियान खांसते हुए पूछता है कि अब तुम्हारी वोफुल पॉइजन बॉडी की कंडीशन कैसी है। जियान को इस तरीके से टॉपिक को चेंज करते हुए देख लिटिल फेई डॉक्टर के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। वो रिप्लाई करती हुए कहती है कि अभी ठीक है, इससे मैं हाल फिलहाल के लिए सप्रेस तो कर ही सकती हूँ, लेकिन अगर मेरी एक्सपेक्टेशन सही है तो मैं इस चीज को बस अगले 1 साल तक कंट्रोल कर पाऊंगी, क्योंकि उसके बाद ये वोफुल पॉइजन बॉडी मेरे कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर चली जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरीके से इरप्ट हो जाए। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो गया था। वो बड़बड़ाते हुए कहता है 1 साल। जियान एक डीप आवाज में रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ऑलरेडी हमारे हाथों में आ चुका है और अब हमें बस एक लेवल 7 का मॉन्स्टर कोर्स चाहिए होगा, जिससे तुम अपनी इस वोफुल पॉइजन बॉडी को फ्यूचर में कंट्रोल कर पाओगे। तुमसे लोग भी अनइंटेंशनली हर्ट नहीं होंगे। ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर एक जेंटल आवाज में कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ। उसे कुछ याद आता है। वो कहती है कि हाँ, फर्स्ट एल्डर सूचियान ने कहा था कि तुम उससे मिलने के लिए जाओ। वो तुम्हारा मीटिंग हॉल में इंतजार कर रहे हैं। शायद वहाँ पे ब्लेजिंग स्काई की टावर के बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है। ये सुन के जियान भी एक स्माइल के साथ नोट कर देता है। जियान लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है चलो हम साथ में ही चलते हैं। फिर क्या जियान आगे आगे, लिटिल फेई डॉक्टर पीछे पीछे, और इनका टारगेट था वो एल्डर्स का मीटिंग रूम। अभी हमारी लिटिल फेई डॉक्टर थोड़ी सी हेजिटेट कर रही थी। जब मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है तो इस रूम में काफी सोलम एटमोस्फियर फैला हुआ था। इन दोनों फिगर्स को आते हुए देख सारे एल्डर्स खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट एल्डर सूचियान ने भी जियान को देख के अपने दोनों हाथ कप कर लिए थे, जिसके बाद वो अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कहते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए हो। अब आई गेस वो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर हमारे लिटिल फेई डॉक्टर के लिए था। एल्डर सूचियान कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार पिछले 2 दिन से कर रहा था। जियान एक अपोलोजेटिक एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि आई एम सॉरी, मैं एक बहुत ही जरूरी काम में फंस गया था, जिस रीजन की वजह से मुझे इतना डिले होना पड़ा। जिसके बाद जियान और लिटिल फेई डॉक्टर एक एक सीट को पकड़ लेते हैं। जियान सूचियान की तरफ देख के कहता है कि फर्स्ट एल्डर, मैं उस ब्लेजिंग स्काई की टावर की फॉलन हार्ट फ्लेम को कवर रिप्लेनिश करूं। अब क्योंकि तुम्हारे भाई ने इतना खतरनाक सेंटेंस एक ही बार में बोल दिया है तो जाओ फटाक से लाइक और सब्सक्राइब ठोको, ऑफ कोर्स अगर तुमने नहीं किया है। जियान कहता है कि आपको बस एक शब्द कहने की जरूरत है, जिसके बाद मैं उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। एल्डर सूचियान अपना हाथ वेव करते हुए कहते हैं कि इसके बारे में कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं एक ऑर्डिनरी फॉलन हार्ट फ्लेम की रिप्लेनिशमेंट काफी अच्छी होगी अगर ये ब्लेजिंग स्काई की टावर को 2 या 3 साल के लिए एनर्जी को प्रोवाइड कर सके, लेकिन तुम सेंट्रल प्लेन्स की तरफ काफी लंबे समय तक जाने वाले हो, जहाँ से इतनी आसानी से आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम सबको मिलकर एक लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में सोचना होगा। ये सुन के हमारा जियान भी एक बार नोट कर देता है, क्योंकि इस पॉसिबिलिटी को जियान भी अच्छे से जानता था। जियान को पता था कि उसके लिए 2 या 3 साल में इस इनर एकेडमी में वापस लौटना बहुत मुश्किल होगा, और अगर तब फॉलन हार्ट फ्लेम अपनी इफेक्ट को लूज कर देती है तो इसके रिप्लेनिशमेंट के न मिलने की वजह से बहुत परेशानी होने वाली है। जियान अपनी आईब्राउज को नेट करके कहता है कि फर्स्ट एल्डर, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है। अब लगता है फर्स्ट एल्डर इस बात का तो इंतजार ही कर रहे थे। वो एक स्माइल के साथ कहते हैं कि बिल्कुल, हमारे पास एक मेथड है, लेकिन इससे तुम्हारे ऊपर काफी बर्डन पड़ने वाला है। ये कहने के साथ एल्डर सूचियान अपनी स्टोरी रिंग को फ्लिक करते हैं, जिससे सामने की टेबल पे एक ग्लास से बना हुआ अजीब सा आइटम आ जाता है। फर्स्ट एल्डर सूचियान इस खाली सी क्रिस्टल की तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि इस चीज को हमारे इनर एकेडमी के हॉल गार्डियन ने क्रिएट किया था और इसका नाम है फ्लेम गैदरिंग पॉट। अगर तुम अपने फॉलन हार्ट फ्लेम के एक रियल एसेंस थ्रेड को इसमें डाल सकते हो तो जब तक इस पॉट में द्वी की सप्लाई होती रहेगी तब तक नई फॉलन हार्ट फ्लेम भी प्रोड्यूस होती रहेगी। अब ऑफ कोर्स इस फॉलन हार्ट फ्लेम का इफेक्ट तुम्हारी एक्चुअल फॉलन हार्ट बॉडी की फ्लेम से बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये किसी की ट्रेनिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए काफी हेल्पफुल होगी। बस यहाँ पे इशू ये है कि अगर तुम फॉलन हार्ट फ्लेम के एसेंस से एक थ्रेड को बाहर निकालते हो तो इससे तुम्हें एक बड़ा हार्म हो सकता है, जिसे रिकवर करने के लिए तुम्हें काफी टाइम तक रिकूपरेट करना पड़ेगा। जब एल्डर सूचियान
जियान ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे उस समय जियान भी इस आइटम को काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था और अब उसका एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा अनयूजुअल हो चुका था, क्योंकि अगर इस क्रिस्टल के ऊपर से एक बड़ी सी फनल को हटा दिया जाए तो फिर ये किसी भी तरीके से एक पॉट जैसा बिल्कुल नहीं लगता है। अब भाई जो लोग फनल के शेप को नहीं जानते वो फटाक से गूगल पे सर्च मार लो, क्योंकि उसे एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे पूरा ट्रायंगल फ्रायंगल सब पढ़ाना पड़ेगा। खैर जियान इस चीज की अनयूजुअल शेप को देख के समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हॉल गार्डियन इसे पॉट क्यों कहते हैं। खैर जियान अपना ध्यान इससे हटा के एटलस सूचियान की तरफ अपने दोनों हाथ कप करता है और उसका एक्सप्रेशन अब काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। जियान एक डीप आवाज में कहता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम शुरू से इनर एकेडमी में बिलोंग करती थी और अब क्योंकि ये मेरे हाथ में आ चुकी है तो इस परेशानी का कारण भी मैं ही हूँ। फिर आखिर आपके इस छोटे से मैटर को मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ। ये सुन के एटलस सूचियान अपने हाथ को वेव कर देते हैं जिससे वो पॉट जियान के सामने आ गया था। एटलस सूचियान हंसते हुए कहते हैं कि हेवनली फ्लेम तो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जिस किसी इंसान की इसके साथ एफिनिटी है वो उसके पास आ जाएगी। हमारी इनर एकेडमी ने इसे इसलिए सील ही किया था जिससे किसी दिन इसे कोई रिफाइन कर सके, क्योंकि तुमने इसे सबड्यू कर लिया इसका मतलब है तुम इससे एफिनिटी रखते हो, तो तुम्हें इसके बारे में गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम नहीं होते तो उस फाइट में शायद हमारी इनर एकेडमी भी बर्बाद हो चुकी होती। वो स्पॉट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम इस चीज को पहले अपने पास रखो, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम ये काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। ये सुन के जियान भी स्पॉट को अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है, क्योंकि जियान अगर इस ब्लेजिंग स्काई की टावर के बड़े मैटर को रिजॉल्व कर लेता है तो फिर उसके सर से भी एक भारी सा बर्डन हट जाएगा, जिससे जियान जब सेंट्रल प्लेन्स में ट्रेन कर रहा होगा तो उसे जियानन एकेडमी के बारे में गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियान यहाँ पे इतनी आसानी से मान गया था। तो एटलस सूचियान के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है, जिसके बाद उनका ध्यान जाता है लिटिल फेई डॉक्टर पे, जो कि जियान के साइड में बैठी हुई थी। एटलस सूचियान कहते हैं कि तब तक तुम अपनी इस फ्रेंड को जियानन एकेडमी की सैर करवा सकते हो, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी लोग ब्लैक कॉर्नर रीजन के आउटसाइड से आते हैं हमारी जियानन एकेडमी उनका अच्छे से स्वागत करती है। एटलस सूचियान की आवाज सुन के हमारी लिटिल फेई डॉक्टर भी एक नोट कर देती है। हालांकि वो एक साइलेंट जगह पर रहना पसंद करती थी, लेकिन जियान और एटलस सूचियान के बीच में अच्छी रिलेशनशिप को देखते हुए वो उन्हें अपने सामने एक थ्रेट के रूप में नहीं देखती, और इसी रीजन की वजह से उसका एटीट्यूड भी अच्छा था। जब शाओशियन हाँ कर देती है तो एटलस सूचियान अपनी दाढ़ी को दोबारा से खुजाने लगते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉन्डल करना, क्योंकि एटलस सूचियान भी लिटिल फेई डॉक्टर को अपने एक हेल्पर के रूप में देखते थे। और दूसरा रीजन ये था क्योंकि एटलस सूचियान ने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी यंग दोजोंग को देखा था। वो जानते थे कि अगर लिटिल फेई डॉक्टर जिंदा रहती है तो फिर उसका फ्यूचर सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। अगर इन दोनों के रिलेशनशिप सही रहते हैं तो ये जियानन एकेडमी के लिए भी काफी अच्छी बात होगी। खैर जैसे ही फॉर्मल चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, अब इस मीटिंग हॉल का एटमॉस्फेयर भी काफी रिलैक्स्ड हो गया था। इनर एकेडमी के कई एल्डर्स जियान से अपना परिचय करवाते हैं। ऑफ कोर्स लिटिल फेई डॉक्टर और जियान के लेवल 6 के एल्केमिस्ट होने की वजह से वो लोग जियान को मक्खन लगाना बिल्कुल नहीं भूले थे। इस मीटिंग हॉल से बात करने की और हंसने की आवाजें करीब आधे घंटे तक आती रहती हैं। जैसे जियान खड़े होकर यहाँ से बाहर जाने वाला था तभी वो बंद दरवाजा अचानक से खुल जाता है। हम देखते हैं शाओली को एकदम गुस्से में अंदर की तरफ आते हुए। शाओली के इस एक्सप्रेशन को देख के सब एकदम स्टन रह गए थे। एटलस सूचियान कहते हैं कि क्या हुआ। शाओली पहले तो सबको काफी तीखी नजरों से देखता है, जिसके बाद उसकी नजर पॉज होती है सीधा सूचियान और जियान के ऊपर। वो थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद एक डीप आवाज में कहता है कि अभी रिसेंटली मुझे एक न्यूज मिली है जिसमें डीमन फ्लेम वैली काफी ज्यादा एक्टिविटी दिखा रही है। लगता है उस बेस्टर्ड हानफेंग को उस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट का साथ मिल गया है। शाओली के ये शब्द सुन के सभी के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए थे, और जो काफी टाइम से इस रूम का रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर बना हुआ था शाओली के इस सेंटेंस के बाद काफी ज्यादा टेंस्ड हो जाता है। यहाँ पे सारे के सारे लोग ब्लैक कॉर्नर रीजन से काफी ज्यादा फेमिलियर थे। वो जानते थे कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट कितना ज्यादा ट्रबलसम इंसान है। हम जियान की आंखों में भी एक डार्क चिल को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो कहता है लगता है मैंने इस हानफेंग को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि अगर मुझे ये पहले पता होता तो उसे मैं हर हालत में कैप्चर करके रहता। तभी हमारा ध्यान जाता है एटलस सूचियान की तरफ। वो एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं कि अगर इस मैटर के बारे में वो हानफेंग भी जाके इन्फॉर्म नहीं करता तब भी ये बात कभी न कभी तो उस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के कानों तक पहुंचनी थी। ये बंदा अपने सेक्ट के लोगों को लेके काफी प्रोटेक्टिव है, क्योंकि डीमन फ्लेम वैली के 3 ग्रेट एडलर्स तुम्हारे हाथ से मारे गए हैं, तो डेफिनेटली इस न्यूज को सुन के वो गुस्सा तो होना ही वाला है। लगता है एटलस सूचियान के ऊपर इस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट ने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया था। तभी एक इनर एकेडमी का एल्डर एंग्शियस टोन में कहता है कि फर्स्ट एल्डर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के कैरेक्टर के हिसाब से हम देखें तो वो अपने पूरे गुस्से को जियानन एकेडमी के ऊपर फोकस करेगा, तब हमें काफी बड़े ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। दूसरा एल्डर एनालाइज करते हुए कहता है कि डीमन फ्लेम वैली और हमारी जियानन एकेडमी के बीच में दुश्मनी काफी टाइम से चल रही है, और ये ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट इस डीमन फ्लेम वैली का फाउंडर है, तो फिर हमारे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो इसे अच्छे से पता ही होगा। लेकिन इसके बाद भी इसने अपने आप को कभी शो नहीं किया। पर फंगियान और दोनों एल्डर्स की डेथ ने एक कंपाउंड इफेक्ट का काम किया है। शायद वो ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट एक बड़े कैंपेन को लॉन्च कर सकता है। ये सुन के एल्डर सूचियान भी एक नॉड कर देते हैं। वो एक कोल्ड स्माइल के साथ कहते हैं कि लगता है ये बुड्ढा जल्दी मरने वाला नहीं है। कहीं से ऐसा तो नहीं लगता कि हमारे हेडमास्टर एब्सेंट है, तो हमारी जियानन एकेडमी उसके अगेंस्ट बिल्कुल हेल्पलेस है। अगर वो हमारी जियानन एकेडमी के अगेंस्ट एक्शन लेना ही चाहता है तो फिर आखिर
आखिर हम कैसे पीछे रह सकते हैं। और दूसरी बात, मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि ये हमारी जियान एकेडमी के अगेंस्ट पूरी तरीके से हमला करेगा। ये बात सुन के एक और एल्डर पूरी जोश में आ गया था। वो कहता जब हमारे हेडमास्टर यहाँ पे थे तो फिर ये बुड्ढा और उसकी डीमन फ्लेम वैली पूरी तरीके से कछुओं की तरह रहते थे, पर हमारे हेडमास्टर के अब्सेंस की वजह से इनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। एल्डर सूचियन एक डीप आवाज में कहते हैं कि हाल फिलहाल के लिए हमारी जियान एकेडमी एक अलर्ट स्टेज में जाने वाली है। शाओली, तुम डीमन फ्लेम वैली की तरफ और स्पाइस को भेजो। उनकी कोई भी एक्टिविटी हमारे पास तुरंत रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर ये ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट ऐसी स्ट्रेटेजी के ऊपर उतर आया है तो मैं भी इसे एक बार ये क्लियर बता दूंगा कि भले हमारे हेडमास्टर अब्सेंट हो, पर जियान एकेडमी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये मन चाहे तब आ सके। ये सुन के शाओली भी एक नॉड कर देता है। अब बेसिकली शाओगेट और जियान एकेडमी बस एक ही बोट में सवार थे, क्योंकि अगर जियान एकेडमी के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो उसका सीधा इफेक्ट शाओगेट के ऊपर पड़ने वाला है। और तो और ये पूरा का पूरा मैटर सीधा शाओगेट से रिलेटेड है। जिसके बाद एल्डर सूचियन की नजर जाती है सीधा जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ। वो कहते हैं कि तुम दोनों को कुछ दिनों तक इनर एकेडमी के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि जैसे ही कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है हम साथ में तुरंत ही एक्शन ले सकते हैं। ये सुन के जियान भी एक नॉड कर देता है। वैसे ये पूरा का पूरा मेथड जियान से शुरू हुआ था, तो फिर जियान आखिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे कैसे हट सकता था। वहीं पे हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर तो जियान के सुखों और दुखों में दोनों में साथ थी। अगर लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरीके से ऑल आउट फाइट करने लगती है तो इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो उसके खिलाफ डट सके। खासकर जब लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी वोफुल पॉइजन को एक्टिवेट करेगी तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर खुद एक डेथ बन जाएगी। एल्डर सूचियन एक कोल्ड आवाज में कहते हैं कि अब हमें बस उस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट का वेट करना है। लगता है ये फेलो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होता जा रहा है, पर इस ब्लैक कॉर्नर रीजन के किसी भी एक्सपर्ट में हमारे जियान एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने की क्वालिफिकेशंस नहीं है। अब ये एल्डर सूचियन की आंखों में काफी ज्यादा गुस्से को देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में डीमन फ्लेम वैली के हाथ से जियान एकेडमी के कई स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं। इस वजह से एल्डर सूचियन के साथ सारे के सारे लोग एकदम गुस्से से भरे हुए थे। अब ये मीटिंग हॉल पूरी तरीके से साइलेंट मोड में चला गया था। सभी लोग एल्डर सूचियन के ग्लूमी एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पे सारे लोग काफी ज्यादा सोलम एक्सप्रेशन के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि ये बैटल सच में काफी डिफिकल्ट भी होने वाली है, क्योंकि वो ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट 6 से 7 स्टार डोजोंग पे पहुंच चुका होगा। जियान के एक्सपीरियंस में अब तक मिलने वाला ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है। जैसे ये वाला डिस्कशन एंड होता है, इनर एकेडमी के डिफेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे रेज कर दिया गया था। वहीं पे जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे थे और अंदर आ रहे थे, अब उनके ऊपर भी काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। इनर एकेडमी के इस एटमोस्फियर को फील करके स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत अप्रोच कर रही है। वो कुछ पूछना भी चाहते थे, लेकिन जब वो एल्डर्स के सीरियस चेहरों को देखते हैं तो फिर सारे बच्चे अपने क्वेश्चंस को दोबारा से गटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने अपना मुंह खोला तो फिर इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो ये एल्डर्स ही बनने वाले थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ इनर एकेडमी की बात नहीं हो रही है, बल्कि आउटर एकेडमी के डिफेंसेस भी काफी हाई लेवल पे चले गए थे। लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट ने एक पूरी फॉर्मेशन बना रखी थी, और अब ब्लैक कॉर्नर रीजन से कोई भी रैंडमली इंसान यहाँ पे नहीं आ सकता। अब जियान एकेडमी की इतनी बड़ी एक्टिविटी की वजह से ब्लैक कॉर्नर रीजन के कई फैक्शंस अलर्ट हो जाते हैं। कुछ जानकार लोग जियान एकेडमी की इस एक्टिविटी और डीमन फ्लेम वैली की रिसेंट एक्टिविटीज को उस बोधिसत्व बॉय ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा से भी लिंक कर पा रहे थे। खासकर अगली खबर को सुन के तो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे, क्योंकि ब्लैक कॉर्नर रीजन का वो ओल्ड डीमन कई सालों से अपीयर नहीं हुआ था। अब वो फाइनली जियान एकेडमी के ऊपर हमला बोलने वाला है। ब्लैक कॉर्नर रीजन में जियान एकेडमी और डीमन फ्लेम वैली काफी ओल्ड फैक्शंस थे, और अगर ये दोनों फैक्शंस ऑल आउट वॉर शुरू कर देते हैं तो फिर ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। खैर ये सारी की सारी खबर काफी कम टाइम में फैल भी जाती है, और अब ये ब्लैक कॉर्नर रीजन एक बड़े स्टॉर्म के आने का वेट कर रहा था। लोग इंतजार करते हैं कि इन दोनों बड़े फैक्शंस के कोलिजन के बाद आखिर विक्टोरियस कौन होगा। कुछ ब्लैक कॉर्नर रीजन के ऐसे वेल इन्फॉर्म्ड लोग थे, वो जानते थे कि जियान एकेडमी के जो हेडमास्टर हैं वो एक डोजन क्लास के अल्टीमेट एक्सपर्ट हैं, और अगर ये हैवीवेट एक्सपर्ट ऑलरेडी जियान एकेडमी में प्रेजेंट होता तो फिर डीमन फ्लेम वैली के ऐसे एक्शन लेने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली जियान एकेडमी के हेडमास्टर कई सालों से डिसअपियर हो गए थे। लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या फिर नहीं। अब सवाल ये था कि ऐसे एक्सपर्ट के एब्सेंट होने की वजह से क्या जियान एकेडमी डीमन फ्लेम वैली के फाउंडर ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को संभाल पाएगी, या फिर ये ओल्ड मॉन्स्टर जियान एकेडमी को तबाह करके अपनी सुपरमेसी को स्टेबलाइज करेगा। खैर जब बाहरी दुनिया में इतनी उथल पुथल मची हुई थी, दूसरी तरफ जियान एकेडमी के अंदर जियान और बाकी के लोग काफी पीसफुल तरीके से रह रहे थे। भले ही वो जानते हो कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट काफी ट्रबलसम एग्जिस्टेंस है, लेकिन जब ये इशू अराइव होगा तब वो उसे अच्छे से डील करेंगे। शुरुआती चिंता के बाद जियान का ग्रुप भी काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो गया था, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल ये है कि उस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की स्ट्रेंथ को यहाँ पे कोई मैच ना कर सके। पर ऐसी बात भी नहीं थी कि वो जियान एकेडमी को एक ही बार में फ्लैट कर देगा। एक 6 या 7 स्टार का डोजोंग एक्सपर्ट काफी फ्राइटनिंग होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जियान उसके खिलाफ बिल्कुल रजिस्ट न कर सके, क्योंकि अगर जियान अपनी सारी हेवली फ्लेम्स को मर्ज करके एक एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार करता है तो फिर उस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को भी एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जियान के ऐसे एटीट्यूड की वजह से वो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहा था। वो 1-2 बार पानगेट में भी जाके चक्कर लगा आता था। जियान ने पानगेट के कई एल्केमिस्ट के सामने कई पिल्स को रिफाइन भी किया था, और इसी तरीके से जियान की पोजीशन सबके दिलों में और भी ज्यादा हाई लेवल पे चली जाती है। जियान
ने अपने इस फ्री टाइम के दौरान एकेडमी के मेडिकल इंग्रेडिएंट स्टोर में भी काफी टाइम निकाला था, जहाँ पे उसे और भी अलग अलग तरीके की जड़ी बूटियों के बारे में मालूम पड़ता है। ओवरऑल ऐसे एटमोस्फियर की वजह से जियान की ट्रेनिंग काफी अच्छे से चल रही थी। जियान को ये फील होने लगा था कि उसका नेक्स्ट एडवांसमेंट काफी पास आता जा रहा है। जियान को लगता है कि अगर उसे अपॉर्चुनिटी दे दी जाए तो वो काफी स्मूथली 2 हुआंग के 5 स्टार में ब्रेक थ्रू कर सकता है। वहीं पे ब्लेजिंग स्काई की टावर की हार्ड फ्लेम को रिप्लेनिश करने का टास्क थोड़ा सा डिले हो गया था और इसका पूरा कारण था वो भयानक सा एनिमी, क्योंकि इस समय सबको अपनी पीक कंडीशन में रहना था। अगर जियान यहाँ पे एक्ट करता है तो सच में उसे काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा, खासकर जब बड़ी बैटल शुरू होने वाली होगी तब जियान को इसका असली इफेक्ट मालूम पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक ग्राउंड जहाँ पर लोग एकदम बंदर की तरह छलांगे मार मार के एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। हम उनके दुखी के कोलाइड होने के एक्सप्लोजन्स को भी देख सकते हैं। जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया एक हाई पोजीशन पे बैठे हुए थे और ये नीचे चल रहा कंपटीशन इस इनर एकेडमी के द्वारा नहीं हेल्ड किया गया था, बल्कि इसकी शुरुआत तो वह स्टूडेंट्स नहीं कर दी थी, क्योंकि जियान बार बार चक्कर लगाते रहता था। तो फिर जियान को भी यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए इनवाइट किया जाता है। ये सुन के हमारा जियान भी काफी इंटरेस्टेड हो गया था, क्योंकि उसने भी बैटल अरीना में कई बार फाइट करी हुई थी। ये पहली बार था जब जियान ऊपर बैठ के इन फाइट को एंजॉय कर रहा था। अभी हम जियान के हाथों में एक टी कप को देख सकते हैं। तभी बैटल ग्राउंड में चल रही फाइट का भी एक विक्टर डिसाइड हो जाता है। जब जियान उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए खड़ा होता है, हम अचानक से उसके एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देख सकते हैं। और अब जियान, जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर का ध्यान चला गया था ईस्ट की साइड पे, क्योंकि वहाँ से ये तीनों काफी पावरफुल औरों को फील कर पा रहे थे, जिसमें से स्पेशली एक औरा तो इतना ज्यादा इंटेंस था कि जियान के बैक में भी एक चिल फैल गई थी। हम लिटिल फेरी डॉक्टर के फेस पे भी एक सोलेम एक्सप्रेशन को आते हुए देखते हैं। वो कहती है फाइनली ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं। जियान के ग्रुप के इस एक्शन को देख के स्टूडेंट्स भी एकदम स्टन रह गए थे। जब वो सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तभी स्पेस को पेनिट्रेट करते हुए थंडर जैसी आवाज आती है। वो कहता है जियान एकेडमी के छोटे बच्चों, जब ये एंसेस्टर तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आया है तो तुम एक्चुअली मेरा वेलकम करने के लिए नहीं आए। क्या मैंग टियानची यही तुम्हें सिखाता है? इस आवाज को सुन के जियान अपनी आंखें नैरो कर लेता है। इस भयानक सी आवाज को सुन के कई बच्चे तो एकदम डिजी फील कर रहे थे और कईयों के तो कान से खून निकल के वो बेहोश हो जाते हैं। वहीं पे जियान ने भी अपनी फिस्ट को एकदम टाइट कर लिया था। जियान कहता है फाइनली ये आ ही गया। यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट से जियान की फाइट तो होगी, पर आखिर ये पूरा का पूरा मैटर शुरू कहाँ से होने वाला है और उस फाइट का लेवल कहाँ तक जाने वाला है, ये सब जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और सच में जितने आगे एपिसोड आने वाले हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरे हुए होने वाले हैं, जिससे तुम लोग बिल्कुल भी बोर नहीं फील करोगे। खैर, तुम पहली बार हेल गार्डन को विजिट कर रहे हो तो वो लाल वाला बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी तुम्हारा भाई ऐसी वीडियोस को लेके आगे आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही में ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे ये उम्मीद है कि आपने इस पूरे एपिसोड को एंजॉय किया होगा, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करते हुए मैं भी काफी एंजॉय कर रहा था। और जहाँ तक बात रही एक दिन में एक से ज्यादा एपिसोड की, तो जैसे ही तुम्हारे भाई को टाइम मिलता है मैं ऐसा कर भी देता हूँ। खैर, अगर इससे पिछले वाले एपिसोड को तुमने नहीं देखा है तो इसे तुम लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड के रिलीज होते ही आपको वो राइट साइड में मिल जाएगा। तो फिर लेफ्ट पिछले वाले के लिए और राइट अगले वाले के लिए। हम मिलते हैं वीडियो के इस बार, तब तक अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय।